हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो चलिए, ये हमारा जो है बिहार एसएससी का जो एग्जाम आने वाला है उसको लेकर के हम लोग जो है प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। और हमारा जो सीरीज है वो आज 10वां सीरीज है, ठीक है। और इस 10वां सीरीज में आपको 301 से लेकर के 325 तक होने वाला है। बाकी पीछे का क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है एकदम खूबसूरत सा, आप जा करके सीरियल से देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ डिस्कशन काफी बेहतरीन होता है इस चैनल पर, आप लोग एक बार जुड़ के जरूर देखिएगा, उसके बाद बताइएगा, ठीक है। और बीच बीच में हम लाइव क्लास आकर के आपको मैराथन भी लेने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पर, ठीक है। बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए, आज की लिए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल के नाम से चलता है, आप वहां पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, बोर्ड पीडीएफ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। कह रहा मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। चित्रकारी मतलब जो चित्रकारी किया था उसका नाम पूछ रहा है कि किसने जो है हंस दमयंती के चित्रकारी किए थे। तो क्या ए मेनन थे, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको राजा रवि वर्मा हो जाएगा। राजा रवि वर्मा, ठीक है। राजा रवि वर्मा की अगर हम बात करते हैं, और भी जो है चित्रित किया है, जैसे उर्वशी और पुरूरवा, है ना। उर्वशी और पुरूरवा का चित्रण अगर पूछेगा कि किसने किया है तो वो भी जो है राजा रवि वर्मा ने, राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया है, राजा रवि वर्मा के द्वारा, ठीक है। जिस तरह से आपसे ये पूछा है हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, तो राजा रवि वर्मा, वैसे ही पूछ सकते हैं कि उर्वशी और पुरूरवा का चित्रण किसने किया था, तो राजा रवि वर्मा ने किया था। किसने किया था? राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया था, ठीक है। राजा रवि वर्मा की अगर हम बात करते हैं, राजा रवि वर्मा, है ना। इनका जो संबंध था वो कहां से था, तो त्रावणकोर से। इनका जो संबंध है त्रावणकोर से है, और त्रावणकोर ये कहां पड़ता है, तो केरल में, है ना। त्रावणकोर के केरल से इनका जो संबंध है। और ये क्या थे? एक चित्रकारी थे। कैसा चित्रकारी थे? तो ये एक मलयालम चित्रकारी थे, मलयालम चित्रकारी थे। आपसे कभी पूछ देगा कि राजा रवि वर्मा जो है कैसा चित्रकारी थे, तो मलयालम चित्रकारी थे, ठीक है। तो इतना बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बात करते हैं अमृता शेरगिल की, ठीक है। तो अमृता शेरगिल की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है ये भी चित्रकारी है, ये भी क्या है? चित्रकारी है। तो इन्होंने जो है यंग गर्ल्स का चित्रण किया था, और इसके लिए इसे स्वर्ण पदक भी मिला, किया था, है ना, जिसके लिए स्वर्ण पदक दिया गया था, स्वर्ण पदक। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अमृता शेरगिल की अगर बात करते हैं तो अमृता शेरगिल यंग गर्ल्स का जो है चित्रण किया, और जिसके लिए इसको स्वर्ण पदक दिया गया था। किसके, कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक दिया गया था, ठीक है। राजा रवि वर्मा की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो चित्रकारी सीखी है ना, किससे सीखी है? आपसे ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजा रवि वर्मा जो चित्रकारी सीखा था वह किससे सीखा था, तो किससे सीखा था? रामास्वामी नायडू से, ठीक है। राजा रवि वर्मा, यहीं पर बता देते हैं, राजा रवि वर्मा, है ना, रामास्वामी नायडू
नायडू से चित्रकारी सीखा था, चित्रकारी सीखा था। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। यहां पर हम ब्रैकेट में कर दिए हैं कि रामास्वामी नायडू से चित्रकारी सीखा था। किसने? तो राजा रवि वर्मा सीखा था, ठीक है। रामास्वामी नायडू। तो इतना सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। तो ये भी एक चित्रकारी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये भी एक चित्रकार थे, लेकिन अंतिम समय होते होते जो है लगभग 65-70 वर्ष के हो गए थे, तब इनका चित्रकारी उभरा था। किनका? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते हैं कि गीतांजलि जैसी महान पुस्तक लिखे थे और उसमें इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1913 ईस्वी में, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुजी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गुरुजी के नाम से किसको जाना जाता है? तो RNT रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, ठीक है। बात करते हैं जन गण मन की रचना किसने किया था? तो जन गण मन की रचना इन्होंने किया था। जन गण मन की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो RNT के द्वारा। जन गण मन हमारा क्या है? तो राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गान गाने का जो समय है वह कितना है? 52 सेकंड है। लेकिन शॉर्टकट में अगर गाना है तो 20 सेकंड में गा दीजिए। कितना सेकंड में? तो 20 सेकंड में, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, ये समझ में आ गया। अगला कह रहा है कि निम्न पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो रचित पुस्तक है वो कौन सा है? तो ये है आपको मैला आंचल। कौन है? मैला आंचल किसकी कृति है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो और कौन कौन है ना? जैसे कि परती कथा हो जाएगा। परती कथा भी इन्हीं का है। अगर आप पलटू बाबू है ना, पलटू बाबू कथा जो है ये इन्हीं का है, पलटू बाबू हो जाएगा। और क्या है? तो दीर्घ पता है, कौमा कितने चौराहे, ये सारा कृति जो है ये किसका है? तो आपको किसका है? तो आपको फणीश्वर नाथ रेणु का। किसका? फणीश्वर नाथ रेणु। तो मैला आंचल हो गया, परती कथा हो गया, पलटू बाबू हो गया, है ना, पलटू बाबू, दीर्घ पता हो गया, कितने चौराहे हो गए। ये सारा जो है आपका जो पुस्तक है वह किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का है, फणीश्वर नाथ रेणु का है, ठीक है। बात करते हैं राग दरबारी का। तो राग दरबारी का जो लेखक है श्री लाल शुक्ल है। कौन है? तो श्री लाल शुक्ल है। राग दरबारी के लेखक कौन है? तो श्री लाल शुक्ल है। बात करते हैं गुनाहों का देवता। तो गुनाहों का देवता जो है वह धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती का है। अंधा युग की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपको धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती। तो कह रहे कि कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो मैला आंचल के साथ साथ और कौन कौन है? परती कथा है, पलटू बाबू है, दीर्घ पता है, कितने चौराहे हैं, ये सब किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला का है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। अंधा युग भी धर्मवीर भारती का है, ठीक है। यानी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन कह रहा नरौरा है ना, नरौरा जो परमाणु रिएक्टर है वह कहाँ अवस्थित है? तो नरौरा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में है। नरौरा जो परमाणु रिएक्टर केंद्र है वह कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उसी तरह से अगर देखा जाए तो आपको बताते हैं नरौरा कुडनकुलम है ना, कैगा है ना, कैगा की अगर हम बात करते हैं कि कैगा परमाणु रिएक्टर जो संस्थान है वो कहाँ है? तो कैगा परमाणु रिएक्टर जो है आपको कर्नाटक में। कहाँ है? तो कर्नाटक में, ठीक है। आपसे पूछता है कुडनकुलम
कुलम जो है परमाणु रिएक्टर ये कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको तमिलनाडु में, कहाँ है? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कुडन कुलम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, काकरापारा की बात करते हैं हम लोग। काकरापारा जो परमाणु संयंत्र है ये आपको कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? तो गुजरात में पड़ता है। ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है। आपसे पूछता है कि बताइए रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? तो ये आपको राजस्थान में है। राजस्थान में है ना, राजस्थान में रावत भाटा कहाँ है? तो राजस्थान में। आपसे पूछता है कि बताइए तारापुर है ना परमाणु केंद्र कहाँ है? तारापुर या तो फिर जैतपुर, तारापुर या जैतपुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। ये सारा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था, 1948 में हुआ था। अगर आपसे पूछेगा कि परमाणु विभाग की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, परमाणु विभाग की स्थापना अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा? 1954 में, 1954 में। विभाग कब बना? 1954 में। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आपको आपके एग्जाम के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। कहेगा परमाणु रिएक्टर कहाँ है? कहेगा का से कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कुडनकुलम तमिलनाडु, काकरापारा गुजरात में है, रावत भाटा राजस्थान में, तारापुर और जैतपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में और विभाग की स्थापना 1954 में ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और नरोरा आपको तो बता ही दिए हैं कहाँ है? तो यूपी में है। नरोरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। चले अगला क्वेश्चन पर। अगला कह रहा कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा आप जानते रहे कि जो हमारे केंद्र में जो उच्च सदन है वह राज्यसभा है और निम्न सदन है वो लोकसभा है। ठीक है, तो कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा अस्थायी सदन है, तो ये तो सही है। इसके सभा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर गलत छाटना है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, बिल्कुल गलत बात है, यही गलत है और यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, तो हाँ होता है। ठीक है, जो कला में, साहित्य में, समाज के क्षेत्र में काफी अच्छा योगदान करता है उसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा उसको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, 12 सदस्यों को। तो इसमें जो गलती है 1958 में। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं राज्यसभा के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है, संसद के बारे में। ठीक है, तो संसद में जो समाहित होता है क्या क्या होता है बताइए? संसद जो मिल करके बनता है उसमें इसका कौन कौन सा अंग रहता है? तो इसमें रहता है आपको लोकसभा रहता है। क्या रहता है? लोकसभा। ठीक है, और क्या रहता है? राज्यसभा रहता है, राज्यसभा रहता है, और तथा राष्ट्रपति, ये तीनों मिल करके संसद का निर्माण करता है। ये तीनों मतलब लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति किसके अधीन आता है? तो संसद के अधीन आता है। मतलब संसद मतलब ये तीनों लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। ठीक है, ये तीनों आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं संसद का। ठीक है, तो संसद जो है किस अनुच्छेद में है? संसद, तो एक ट्रिक हम देते हैं सरल का। ठीक है, स र और ला, सरल। इसमें आपको संसद, लोकसभा और राज्यसभा तीनों आ जाएगा। ठीक है, तो संसद में देखिए सरल में क्या आ गया? सा आ गया, तो सा में क्या हो गया? संसद हो गया। ठीक
ठीक है, संसद हो गया। तो संसद जो है आपको अनुच्छेद कितना में है, 79 में है, अनुच्छेद 79 में है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, रा आ गया। तो रा में क्या होता है, राज्यसभा होता है, राज्यसभा होता है। तो 79 के बाद क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, है ना, याद करने का ट्रिक। और फिर आ गया ला। तो ला से क्या होता है, लोकसभा, क्या होता है, लोकसभा होता है। और लोकसभा तो 79 80, तो अभी क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बताइए संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 79 में है, राज्यसभा का 80 में है, लोकसभा का 81 में है। तो इसको याद करने का ट्रिक मात्र एक ही है, सरल, सा से संसद, राज से राज्यसभा, लोक से लोकसभा, और 79 80 81, 79 80 81। एनी प्रॉब्लम बोलिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं हमारे जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा। तो राज्यसभा एक कैसी सदन है, तो एक अस्थाई सदन है। कैसी है, अस्थाई सदन है ना, अस्थाई सदन है या ऊपरी सदन है, ऊपरी सदन भी कह सकते हैं, है ना, ऊपरी सदन है या अस्थाई सदन है। राज्यसभा की बात करते हैं तो इसमें जो सीट है, सीट जो है अधिकतम की बात करते हैं तो कितना है, अधिकतम सीट कितना है, तो 250 है। अधिकतम कितना है, तो 250 सीट है, ठीक है। 250 सीट में से आपको 238, हाँ 238 जो सीट है वह राज्य से, 238 राज्य तथा केंद्र से, तथा केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं, है ना। 238 सीट में जो है राज्य से या राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। और शेष जो 12 बच गया, है ना, तो 12 सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, मनोनीत। और कैसे व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, जो खेल में, समाज में, साहित्य में अच्छा प्रदर्शन करे, है ना, उसी को राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्य को क्या करता है, तो मनोनीत करता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते हैं, कभी भंग नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा बिल्कुल नहीं होगा। राज्यसभा यहां पर दिया हुआ है कि इसके सभा का 1/3 सदस्य, 1/3 मतलब 1/3 सदस्य को प्रत्येक 2 वर्षों पर रिटायर होते हैं। ये कथन भी ध्यान में रखना है, ठीक है, कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्षों पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और वो तरह चुन लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनका चक्र चलते रहता है, ठीक है, राज्यसभा का, और कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। तो इतना बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये बातें मैंने बताया नहीं है, राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं, है ना, राज्यसभा का गठन यहां पर लिख देते हैं। राज्यसभा का गठन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो गठन हुआ था, ठीक है, गठन हुआ था 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल, हाँ 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को। और वहीं पर लोकसभा अगर ले लिया जाए, दोनों एक ही साथ बता देते हैं, तीनों 52 में हुआ था, तीनों 52 में हुआ था, सॉरी दोनों। और इसका जो गठन हुआ था 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल 1952 को, ठीक है। 3 अप्रैल 1952 और 17 अप्रैल 1952 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर बात करता है कि राज्यसभा की प्रथम जो बैठक अगर पूछेगा तो प्रथम बैठक बता दीजिएगा 13 मई को हुआ था। कब हुआ था? 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को। तो सभी जो है इंपोर्टेंट डेट है, इस इंपोर्टेंट डेट को आपको ध्यान में रखना है, ओके। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तो हो ही गया, रिपीट हो गया, ठीक है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, बिडाल टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो ये हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बिडाल जो टेस्ट है, जांच है, वह किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए। किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। बिडाल टेस्ट किसके लिए? तो टाइफाइड के लिए किया जाता है, ठीक है। टाइफाइड जो है किसको प्रभावित करता है? प्रभावित,
तो प्रभावित जो करता है या आंत को करता है, किसको करता है? आंत को। किसको प्रभावित करता है? आंत को कहते हैं, इसलिए इसको आंत ज्वर भी कभी कभी कहते हैं। आंत ज्वर, टाइफाइड, आंत ज्वर मतलब टाइफाइड हो गया, ठीक है। तो टाइफाइड विडाल टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। उसी तरह से अगर देखा जाए एलिसा टेस्ट, तो एलिसा जो टेस्ट है, एलिसा जो परीक्षण है या टेस्ट है वह किसके लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए किया जाता है, एड्स के लिए किया जाता है। और गठिया की अगर हम बात करते हैं तो गठिया के लिए जो कौन सा टेस्ट है? तो आरए फैक्टर, है ना, आरए फैक्टर टेस्ट, आर ए फैक्टर, आरए फैक्टर, आरए फैक्टर टेस्ट, आरए फैक्टर टेस्ट किया जाता है गठिया के लिए। और डेंगू बुखार के लिए जो है आपको कौन सा टेस्ट होता है? तो टोर्निकेट टेस्ट, टोर्निकेट, टोर्निकेट टेस्ट, टोर्निकेट टेस्ट किया जाता है। किसके लिए? तो डेंगू बुखार के लिए। डेंगू बुखार के लिए ये चारों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये चारों को जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि टाइफाइड जो होता है यह जीवाणु के माध्यम से होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। क्या टाइफाइड कैसा रोग है? तो जीवाणु जनित रोग है। ओके, एक बार रिपीट कर दें तो गठिया जो है आरए फैक्टर टेस्ट होता है गठिया की जांच के लिए कि गठिया है कि नहीं। डेंगू बुखार के लिए टोर्निकेट टेस्ट होता है। टाइफाइड के लिए तो आपको विडाल टेस्ट है ये है, और एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। अगला है जुआकिन गुजरमन उर्फ अल चापो, क्या है एक? तो ये जो था मैक्सिको का एक नशीली दवाओं का तस्कर था, मैक्सिको का एक नशीली दवाओं का तस्कर था। इसको इतना ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है इसमें। अगला, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कार की बैटरी में जो है हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? सल्फ्यूरिक एसिड को प्रयोग करते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक H2SO4 H2SO4। अब बात करते हैं इसे जो है वायल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। क्या कहलाता है? वायल ऑफ विट्रियोल, है ना, वायल ऑफ विट्रियोल, है ना। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए वायल ऑफ विट्रियोल किसको कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अच्छा, जो कार की बैटरी रहता है इसमें जो कार की बैटरी में क्या रहता है? लेड डाइऑक्साइड रहता है, PbO2 रहता है, PbO2 रहता है, ठीक है, जिसको लेड डाइऑक्साइड कहते हैं। लेड डाइऑक्साइड कहा जाता है, PbO2, लेड डाइऑक्साइड, PbO2, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो ये भोजन की पाचन में सहायक होता है। भोजन पाचन में सहायक होता है, सहायक, है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अम्लराज का या फिर एक्वारेजिया का, ये आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि अम्लराज या एक्वारेजिया किसको कहते हैं, इसको हम अलग से बताते हैं, अम्लराज, ठीक है। तो अम्लराज या एक्वारेज की बात करते हैं तो सांद्र नाइट्रिक एसिड, सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, HCl लिख देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, है ना, के 1/3 कितना होता है? तो 1:3 में मिलाने पर जो है क्या बनता है? मिलाने पर अम्लराज बनता है, अम्लराज बनता है, या फिर एक्वारेजिया कहिए, एक्वारेजिया बनता है, ठीक है। और अम्लराज आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए अम्लराज जो सांद्रण है वो किसका? तो सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, है ना, क्या है? मिश्रण है। और कितना रेशियो में है? तो 1:3 के रेशियो में, 1:3 के रेशियो में है। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है।
आम्लराज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें गुण होता है हीरा और प्लेटिनम। हीरा और प्लेटिनम को जो है गला देगा, हीरा और प्लेटिनम को गलाने की शक्ति रखता है, हीरा नहीं सोना, ठीक है सोना। तो सोना एक्वा रेजिया जो है, एक्वा रेजिया सोना, सोना तथा प्लेटिनम को गलाने, है ना, गलाने की क्षमता रखता है, ठीक है, क्षमता रखता है। तो कौन गलाएगा? प्लेटिनम को और सोना को कौन गलाने की क्षमता रखता है? तो एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया किसको कहते हैं वो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। सिट्रिक एसिड की बात करते हैं तो नींबू में पाया जाता है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। चले अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है कि 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? 2015 में आपको पता है कि योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग योजना आयोग के बारे में जानते हैं। योजना आयोग जो 5 वर्षों में चलता था, 1951 से शुरू हुआ था, 51 से 56 चला था, फिर दूसरा का 56 से 61 चला था, फिर 61 से 66 चला था, फिर 3 वर्ष अवकाश आया था 66 से 69, फिर 69 से 74 चला था, फिर 74 से 78 चला था, फिर 2 साल गए, फिर 80 से 85, 85 से फिर 90, 90 से 92 फिर गैप चला था, फिर 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 7, 7 से 12, है ना। तो इस तरह से योजना आयोग चला था, ठीक है। लेकिन योजना आयोग को जो है बदल करके नीति आयोग कर दिया गया 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। तो योजना आयोग की जो स्थापना हुआ था, सबसे पहले तो ये जानिए इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च को हुआ था, 15 मार्च को हुआ था, 1950 को हुआ था, दिल्ली में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, ओके। योजना आयोग के अध्यक्ष तो आप लोग को पता ही है, इसका जो अध्यक्ष होता है वह वर्तमान में जो पीएम होता है, मतलब उस समय जो पीएम थे, ठीक है, वही अध्यक्ष होते हैं, पीएम अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष था, अंतिम उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अंतिम उपाध्यक्ष जो है कौन थे? अंतिम उपाध्यक्ष बताइए कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ठीक है। ये 3 पॉइंट तो आपको कम से कम याद रखना है योजना आयोग से संबंधित। अब चलते हैं नीति आयोग। योजना आयोग से बना क्या है? नीति आयोग। योजना आयोग से बना जोड़ के पढ़िएगा, बना नीति आयोग। और ये कब बना? तो 1 जनवरी को बना, 1 जनवरी 2015 को बना। श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 1 जनवरी 2015 को बना नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग जो है, नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? राजीव कुमार है, ठीक है। और नीति आयोग की बात करते हैं सीईओ का, तो सीईओ जो है बीवीआर सुब्रमण्यम है, बीवीआर सुब्रमण्यम है, बीवीआर सुब्रमण्यम है। तो इसका सीईओ की अगर हम बात करते हैं तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग के जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग जो चलता है वह थिंक टैंक के आधार पर चलता है, थिंक टैंक, है ना। थिंक टैंक क्या है? तो इसमें कुछ सदस्य होते हैं, है ना, जो सदस्य मिलकर के वर्णन करते हैं कि क्या करना है इसमें। तो थिंक टैंक याद रखना है, थिंक टैंक के आधार पर जो है ये चलता है आपको नीति आयोग, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है, क्वेश्चन है कि 15 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? 15 में मतलब जब शुरू हुआ था तो उस समय जो उपाध्यक्ष थे वो थे कौन? अरविंद पनगड़िया। और उस समय जो अंतिम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ठीक है। दोनों को जोड़ के याद रखना है, अरविंद पनगड़िया। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, बोको हरम क्या है?
तो बोको हराम की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग बताइए कौन क्या है। तो बोको हराम जो है एक जो है नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। क्या है? तो यह एक आतंकवादी संगठन है और इसका जो है बोको हराम जो आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था, 2002 में हुआ था। ठीक है, इसकी जो स्थापना करता की अगर हम बात करते हैं तो स्थापना करता था मोहम्मद यूसुफ था। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखिएगा कि जो बोको हराम है ये नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। बोको हराम क्या है? तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। इसकी स्थापना 2002 में हुआ था। इसके स्थापनाकर्ता मोहम्मद यूसुफ था। अगला क्वेश्चन, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? भारत रत्न के बारे में आप जानते हैं कि भारत के सर्वोच्च सम्मान है। भारत का क्या है? तो सर्वोच्च सम्मान। तो सबसे पहले सम्मान के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो भारत का कुल 5 गो सम्मान है। कुल कितना है? 5 सम्मान है जिसमें सर्वोपरि कौन है? तो भारत रत्न। तो 1 नंबर में आता है भारत रत्न, है ना, यहां से भी क्वेश्चन आता है आपसे। दूसरा नंबर में आता है, नहीं 4 गो है ना, भारत रत्न, पद्म विभूषण है। ठीक है, तीसरा की बात करते हैं तो पद्म भूषण है। और चौथा की बात करते हैं तो पद्म श्री है। ठीक है, 4 गो है। ठीक है, 4 गो, 5 गो नहीं, 4 गो। तो ये चारों को जो है आपको सीरियल याद रखना है। सबसे बड़ा भारत रत्न, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं पूछ रहा है मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था। तो भारत रत्न की बात करते हैं हम लोग, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में 1954 में हुआ था। 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। अगर आपसे पूछेगा डेट तो बता दीजिएगा 2 जनवरी 1954 को जो है भारत रत्न की शुरुआत हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि मरणोपरांत किन्हें दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं तो इनकी जो मृत्यु हुआ था, है ना, यहां से लेते हैं, इनकी जो मृत्यु हुआ था वह 1966 में हुआ था। 1966 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो ताशकंद में हुआ था। ताशकंद में इनकी मृत्यु हुआ था 1966 में ही, जनवरी में लगभग मृत्यु हुआ था इनका। और जो है इनको 66 में ही भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? 1966 में। और भारत रत्न भी कब दिया गया था? तो 1966 में ही, 1966 में दिया गया था। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग कि भारत रत्न और किसको किसको मिला है। ठीक है, तो भारत रत्न मान के चलिए कि भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, वी आर अंबेडकर की बात करते हैं, तो इनको जो मिला था भारत रत्न वो मिला था 1990 में मिला था। ठीक है, दूसरा नंबर की बात करते हैं, सबसे पहले जो महिला थी, सबसे पहला महिला जिनको भारत रत्न मिला था वो था इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी की अगर हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी को कब मिला था? तो इंदिरा गांधी को मिला था 1971 में, 1971 में मिला था। ठीक है, हम बात करते हैं और किसको? तो आपको खान अब्दुल गफ्फार खान, प्रथम विदेशी, है ना, विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने लाल कुर्ती सेना नामक गठन किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को अगर हम बात करते हैं तो इनको कब मिला था? तो 1987 में मिला था। 1987 में मिला था। और किसको मिला था? तो आपको नेल्सन मंडेला को मिला था, है ना, नेल्सन
मंडेला की अगर हम बात करते हैं, नेल्सन मंडेला को, तो नेल्सन मंडेला को जो भारत रत्न मिला था वो भी 1990 में मिला था। कब मिला था? 1990 ईस्वी में मिला था। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। यही सबसे जो है क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं कराते इसलिए कि फटाफट बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको जितना पूछता है डिस्कशन से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो डिस्कशन पर ध्यान देना है, नोट्स बनाना है। नोट्स नहीं बनाना है तो हम पीडीएफ देते हैं, आपको पीडीएफ नोट्स करना है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना है। ओके, तो सारा हो गया खेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे गाय की गर्भ अवधि क्या है? गाय की जो गर्भ अवधि मतलब जो प्रेगनेंसी होता है गाय की, वो कितना होता है? तो गाय की जो गर्भ अवधि है वह कितना है? तो 274 से 280 दिन। कहा जाता है कि गाय और माय दोनों बराबर होता है, मतलब लगभग जो है 9 मंथ का ये भी होता है और 9 मंथ का जो है लेडीज भी होता है। ठीक है, तो 274 से 280 दिन होता है। ठीक है, बात करते हैं हाथी का। तो हाथी का जो प्रेगनेंसी काल है हाथी का, तो हाथी का कितना है? 624 दिन है, 624 डे है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग बकरी का, है ना? तो बकरी का कितना है? बकरी की बात करते हैं तो 148 दिन है, 148 दिन है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं भैंस का। जब गाय की बात किए हैं तो भैंस का भी बात कर लेते हैं। तो भैंस का जो गर्भधारण काल है वह 312 दिन है, 312 दिन है। ठीक है, 312 दिन है, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, गाय का कितना? 274 से 280 दिन। गाय से ज्यादा अधिक होता है भैंस का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? भारत में है ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सतलज है इसका उद्गम भारत में नहीं है। तो है कहाँ भाई? तो सतलज का जो उद्गम है, इसका जो उद्गम है मैं बताता हूं कहाँ है उद्गम। चीन है ना, चीन स्थित तिब्बत है ना, चीन स्थित तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से है ना। तो सतलज जो है, सतलज कहां से निकलती है? तो चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से जो है सतलज का उद्गम होता है। कहां होता है? तो उद्गम होता है। सतलज की अगर हम बात करते हैं तो सतलज जो हमारे भारत में प्रवेश करती है वो कहां से करती है? ये भी तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सतलज जो हमारे भारत में प्रवेश की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत में जो प्रवेश करती है वो कहां से करती है? तो शिवालिक श्रेणी है ना, पंजाब के शिवालिक श्रेणी होते हुए पंजाब में पंजाब में जो है क्या करती है? तो प्रवेश करती है, पंजाब में प्रवेश करती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए सतलज का जो प्रवेश होता है भारत में वो कहां से होता है? शिवालिक श्रेणी से होता है, और किस राज्य में? तो पंजाब में। कहां? पंजाब में। ठीक है, बात करते हैं इसी से मिला जुला सिंधु की। ठीक है, सिंधु का, तो सिंधु का भी जो है सिंधु का भी उद्गम जो है, सिंधु का उद्गम की अगर हम बात करते हैं तो ये भी जो है मानसरोवर, वही चीन स्थित तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत यहां लिख देते हैं, तिब्बत के मानसरोवर के निकट है ना। और सिन का बाब कहिए या सानोखया बाब कहिए, निकट सिन का बाब कह सकते हैं। सिन के बाब से जो है ये उद्गम होती है। सिंधु नदी कहां से उद्गम होती है? तो सिंधु विदेश से सिंधु भी होती है, सतलज भी होती है, ब्रह्मपुत्र भी होती है। ये सभी का उद्गम जो हमारे देश से बाहर है। ठीक है, तो सिंधु का उद्गम भी याद रखना है, तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिंध के बाब से, और सतलज का उद्गम जो है वह कहां से है? तो राकस्थान से। खाली ये तो अंतर है, बाकी सबसे में। ठीक है, चिनाव की अगर हम बात करते हैं, चिनाव की, ठीक है, और चिनाव से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं
सिंधु सिंधु जल समझौता हुआ था, यहां से लेते हैं सिंधु जल समझौता, जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, समझौता हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था, 1960 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ? कि कितना पानी भारत लेगा, कितना पानी पाकिस्तान लेगा, ये समझौता हुआ था। और ये किसके अगुवाई में हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु जल समझौता जो है वह किसके अगुवाई में हुआ था? तो विश्व बैंक की अगुवाई में, है ना, यहां पर दे देते हैं विश्व बैंक की अगुवाई में, विश्व बैंक की अगुवाई में जो है सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में, ठीक है, 1960 में। आपसे पूछता है कि सिंधु जल समझौता जब हो रहा था तो उस समय भारत के पीएम कौन थे? भारत के पीएम तो कौन थे? नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के कौन थे? पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वहां के जो है प्रेसिडेंट था, राष्ट्रपति था। तो राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो कौन था? अयूब खान था, अयूब खान था। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में यह हस्ताक्षर हुआ था सिंधु जल समझौता, ठीक है। किसके अगुवाई में? तो विश्व बैंक के अगुवाई में, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा चिनाव के बारे में। तो चिनाव किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। कौन? तो चिनाव है। सिंधु की सहायक नदी कौन है? चिनाव है। देख लीजिए, है ना। इतना सारा डिस्कशन जो है आपके लिए है, एक बार रिपीट कर दें तो सतलज का उद्गम हो ही गया और आपको सिंधु का उद्गम हो गया, सिंधु जल समझौता हो गया, किसके किसके बीच में हुआ, कौन कौन उपस्थित थे, ठीक है। और चिनाव जो है किसका है? तो सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। तो इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है? नहीं। इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है? नहीं। इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है? नहीं। ये तीनों है। तो तीनों किसमें है? मूल, अपीलीय और परामर्श, ठीक है। तो मूल, अपीलीय और परामर्श, मतलब ये तीनों अधिकार जो है आपको सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट का। किसका बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा है, अनुच्छेद कितना से कितना तक में है? 124 से लेकर के 147 तक है। 124 से लेकर के 147 तक है। 124 से 147 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद यहां लिख देते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा है वह कितना से कितना है? 124 से लेकर के 147। मतलब एगो सुप्रीम कोर्ट होगा, यह अनुच्छेद कौन कहता है? 124 कहता है। लेकिन अगर कहेगा कि एगो हाई कोर्ट होगा राज्य में, वो कौन कहता है? तो हाई कोर्ट की बात करते हैं। हाई कोर्ट छोड़िए, इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। ऐसे याद रखें कि हाई कोर्ट को इसी को उलट देना है तो 214 हो जाएगा। 214 कहता है कि एक हाई कोर्ट होगा राज्यों में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा 124 से लेकर के 147 के बीच में है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल अवधि, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्यकाल अवधि तो 65 वर्ष होता है, ठीक है। कितना होता है? तो 65 वर्ष होता है, ठीक है। वहीं पर अगर देखा जाए हाई कोर्ट का कार्यकाल जो है, हाई कोर्ट का कार्यकाल अगर आपसे पूछ दे तो 3 साल घटा दीजिएगा, ठीक है। कितना वर्ष होता है? तो 62 वर्ष होता है। कितना होता है? 62 वर्ष होता है, 62 वर्ष होता है, ठीक है। ओके। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 28 जनवरी को हुआ था। 28 जनवरी 1950 को हुआ था, 1950 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए सुप्रीम कोर्ट जो है एक मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तो 131 सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 131 कहता है। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 131 क्या कहता है? तो ये क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार,
क्षेत्राधिकार, ठीक है। और क्या कहता है, अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 129 कहता है, क्या कहता है, 129 यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है, एक अभिलेख न्यायालय है, एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट जो है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 129 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 143 क्या कहता है, 143, अनुच्छेद 143, तो 143 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो वर्णन है कि राष्ट्रपति कानून से संबंधित कोई भी परामर्श सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानून संबंधित परामर्श लेने की जो शक्ति है वह किसमें है, तो अनुच्छेद 143 में है, 143 में है, ठीक है। तो चलिए ये बातें आपको ध्यान में रखना है और ये सारा जो है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितना भी हम बताए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चले, तो ये तीनों है, मूल, अपीलीय और परामर्श। अगला कह जल्लीकट्टू साड़ की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है, तो जल्लीकट्टू जो है साड़ों और आदमियों के बीच में जो लड़ाई किया जाता था, जो कि काफी खून खराबा होने का भी जो है संभावना रहता था, तमिलनाडु। इसीलिए जो है तमिलनाडु के जो हाईकोर्ट है, वहां के हाईकोर्ट के द्वारा जो है अभी इस जल्लीकट्टू साड़ की जो लड़ाई है उस पर रोक लगा दिया गया है। वर्तमान में क्या किया गया है, रोक लगा दिया गया है। जैसे कि केरल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ओणम पर्व मनाया जाता है, ओणम पर्व कहाँ, केरल में है, ठीक है। ओणम पर्व कहाँ है, तो केरल में अवस्थित है, ठीक है। पोंगल त्योहार जो है आपको तमिलनाडु में, पोंगल त्योहार की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। और केरल में ही हम लोग बात करते हैं जैसे नौका विहार, तो नौका विहार भी आपको ये कहाँ मनाया जाता है, केरल में, नौका विहार कहाँ का पर्व है, तो आपको केरल का है, नौका पर्व कहाँ, केरल का है, ठीक है। पतंग उत्सव अगर आपसे पूछेगा, यहां पर लिख देते हैं पतंग उत्सव, पतंग उत्सव अगर आपसे पूछेगा तो बताइएगा कहाँ का है, गुजरात का है, पतंग उत्सव गुजरात का, पतंग उत्सव गुजरात का है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन दो नदियों अमरकंटक से उद्गम होता है, तो अमरकंटक से दो नदी का उद्गम होता है, एक है आपको नर्मदा और एक है आपको सोन, नर्मदा और सोन, ठीक है। अमरकंटक की बात करते हैं हम लोग, अमरकंटक, तो अमरकंटक से जब नर्मदा निकलती है, नर्मदा है ना, पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है। जब अमरकंटक से नर्मदा निकलती है तो पश्चिम की ओर बहती है, और जब अमरकंटक से सोन निकलती है, तो सोन जो है आपको पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, किस ओर, तब पूरब की ओर बहती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नर्मदा और ताप्ती का, नर्मदा एंड ताप्ती का, तो नर्मदा और ताप्ती जो है ये दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। हम बात करते हैं नर्मदा और ताप्ती का, तो ये दोनों जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि ये क्या बनाती है, तो बल्कि जो है ये क्या बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी बनाती है, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है, तो जैसे कि नदी से पानी बह रही है तो डेल्टा का जो निर्माण होता है जन्य तन्य बह जाता है इस तरह से, लेकिन जो एस्चुरी रहती है वो एक सीध में जा करके जो है एक सीध में चलते रहता है, ठीक है। तो एस्चुरी और डेल्टा में छोटा सा अंतर मैंने बताया है, ओके।
सोन की अगर हम बात करते हैं तो सोन अमरकंटक से निकलती है, लेकिन मिलती कहाँ है, ये भी तो क्वेश्चन है। तो सोन की अगर हम बात करते हैं तो सोन जो मिलती है वो गंगा में मिलती है। सोन जो मिलती है वो कहाँ, तो पटना के मनेर में, पटना के मनेर में गंगा में जाकर मिल जाती है, गंगा में मिलती है। ठीक है, गंगा में मिलती है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा ध्यान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पुष्कर है। ठीक है, कौन है? पुष्कर है। ठीक है, ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है पुष्कर। सोनपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है सोनपुर मेला लगता है, सोनपुर मेला जो कि वर्तमान में लगा हुआ है। सोनपुर मेला जो है एशिया का, है ना, एशिया का सबसे बड़ा मेला है, एशिया का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। सोनपुर में एक मंदिर है हरिहर नाथ का, हरिहर नाथ मंदिर जो है वो आपको कहाँ है, तो सोनपुर में है। ठीक है, सोनपुर में है। उज्जैन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कुंभ मेला लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य मतलब जैविक खेती जो होता है वो सबसे पहले कहाँ हुआ? पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन बना? तो सिक्किम बना। बर्मी कंपोस्ट है ना, जैविक खाद जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया? तो ये किया था आपको यूनियन कार्बाइड केस में। यूनियन कार्बाइड केस आपको याद होगा, जब भोपाल में एक घटना हुई थी। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो जहरीली गैस थी उसके रिसाव से हजार की मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। तो कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड कंपनी। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हुआ था आपको 3 दिसंबर को हुआ था, 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। ठीक है, और इसमें जो गैस का जो रिसाव हुआ था उसका नाम पूछता है आपसे, गैस रिसाव कौन सा था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था, मिथाइल आइसोसाइनाइड था, मिथाइल आइसोसाइनाइड इस गैस का नाम है जो रिसाव हुआ था। ठीक है, जिस समय गैस का रिसाव हुआ था उस समय जो कंपनी के अध्यक्ष थे, कंपनी के जो अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अध्यक्ष कौन था? वारेन एंडरसन था, वारेन एंडरसन अध्यक्ष कहिए चाहे सीईओ कहिए, दोनों तो कौन था? वारेन एंडरसन था। और ये अमेरिका का था। कहाँ का था? अमेरिका का था। ठीक है, अमेरिका का था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना। और कंपनी का क्या नाम था? कंपनी की नाम की अगर हम बात करते हैं तो यूनियन, है ना, यूनियन कार्बाइड कंपनी, यूनियन कार्बाइड कंपनी था। अगला क्वेश्चन, युद्धग्रस्त क्षेत्र से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे किस नाम से जाने जाते हैं? युद्धग्रस्त क्षेत्र से मतलब जहां पहले युद्ध हो चुका है। ठीक है, वहां से जो आपको हीरे निकलते हैं वह किस नाम से जाने जाते हैं? तो ब्लड डायमंड बिल्कुल सही है, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड सही है, बार डायमंड सही है। मतलब ये तीनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तीनों के नाम से जाना जाता है। और इस हीरे के निकालने के लिए इतना लड़ाई होता है, खून खराबा होता है कि इसको ब्लड डायमंड कहते हैं, है ना, खून खराबा वाला डायमंड। बार डायमंड, बार मतलब युद्ध। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये तीनों कहा जाता है। इस पर एक मूवी भी बना था। ठीक है, उस पर एक मूवी भी बना था जिसका क्या नाम है? ब्लड डायमंड का नाम से एक फिल्म बना था 2006 में। ठीक है, ब्लड डायमंड एक फिल्म बना था, ब्लड डायमंड फिल्म जो बना था वह 2006 में बना था, 2006 में। और इसका जो डायरेक्टर थे, निर्देशक, है ना, निर्देशक की अगर हम बात करते हैं
तो कौन थे? जाविक, है ना, जाविक याद रखिए, जाविक, जाविक था। इसका निर्देशन जो था वो कौन था? जाविक था। अगला क्वेश्चन, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी आप कैसे करते हैं? तो देखिए, जितने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 के बीच में है, वो राज्यों के हित में होता है। क्या होता है? राज्यों के हित में होता है। राज्य का जो मुखिया है वो चाहे तो उसमें लागू कर भी सकता है, लागू नहीं भी कर सकता है, ये जो है उस पर बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, तो शराबबंदी भी उसी तरह से वह किस धारा में है? तो धारा 47 में है। अगर राज्य के मुखिया को लगता है कि हमारे जनता के उच्च पोषण स्तर, उच्च बढ़िया जीवन जीने के लिए जो है किसी चीज को बंद करना है तो वह बंद करेगा। जैसे कि शराब बंद, तो शराबबंदी हो गया 47 में शराबबंदी जो हुआ था पूर्ण रूप से, शराबबंदी हमारे जो बिहार में हुआ था, शराबबंदी पूर्ण रूप से जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 5 अप्रैल को हुआ था। 5 अप्रैल को हुआ था, 5 अप्रैल 2016 को, 5 अप्रैल 2016 को हुआ था। इसमें कई एक बार अभी लगभग 3 बार संशोधन भी हो चुका है। ठीक है, शराबबंदी में। तो शराबबंदी संविधान के किस धारा में है? तो 47 में। 37 धारा यह कहता है कि अगर राज्य का मुखिया चाहे तो इस शराबबंदी को लागू कर सकता है, चाहे तो नहीं भी कर सकता है ना, उसका मन के मर्जी है। ठीक है, तो धारा 37 ये पावर देता है। धारा 50 की बात करते हैं तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। कार्यपालिका से क्या करता है? तो अलग करता है। ठीक है, धारा 48 की बात करते हैं तो कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है धारा 48 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, सबसे पहले अगर बिहार में देखा जाए तो सबसे पहले जो बिहार में शराबबंदी हुआ था वो कब हुआ था? तो सबसे पहले जो है मुंगेरी लाल समिति की रिपोर्ट पर, ठीक है, बिहार में सर्वप्रथम जो शराबबंदी हुआ था, शराबबंदी की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था मुंगेरी लाल समिति के सिफारिश पर हुआ था। उस समय जो सीएम थे कर्पूरी ठाकुर के शासनकाल में, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर के शासन काल में हुआ था सबसे पहले। ठीक है, और दूसरा बार ये हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। 2024 फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किए जाएंगे, 24 नहीं 26 में होगा। ठीक है, कनाडा में। कहाँ होगा? तो कनाडा में। फीफा फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से कारण होता है तो मिल्क फीवर होती है। क्या होता है? मिल्क फीवर होता है। ठीक है, आपको पशु की बात करते हैं हम लोग तो पशु में जो है एगो रोग होता है खुरपक्का और मुंहपक्का। खुरपक्का तथा मुंहपक्का नामे से पता चलता है। मुंहपक्का मतलब इसमें खुर पक जाता है और मुंह पक जाता है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि छोटा छोटा फोड़ा हो जाता है जीभ में, है ना, पैर में, और वो छोटे छोटे जो फोड़े हैं बड़े फोड़े में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पक जाता है। तो खुरपक्का तथा मुंहपक्का जो रोग है ये विषाणु जनित रोग है। विषाणु, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। ठीक है, तो दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से कारण कौन होता है? मिल्क फीवर होता है। ठीक है, मिल्क फीवर होता है। ठीक है, हम बात करते हैं आपको एंथ्रेक्स रोग का। ठीक है, तो एंथ्रेक्स रोग जो होता है वह बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। एंथ्रेक्स जो रोग है यह जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु। ठीक है, जीवाणु का नाम क्या है? तो बैसिलस एंथ्रेसिस
एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस है ना, विषाणु सॉरी जीवाणु के कारण ये आपको होता है एंथ्रेक्स। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल के लेखक कौन है? तो ये है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे है। कौन है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे है। और शीला दीक्षित के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है दिल्ली, दिल्ली मेरी दिल्ली, दिल्ली मेरी दिल्ली, है ना। ये किसके द्वारा लिखा गया है? शीला दीक्षित। शीला दीक्षित जो है सबसे अधिक बार जो है मुख्यमंत्री रहने वाले हैं दिल्ली के, सबसे अधिक बार। ओके, तो दिल्ली मेरी दिल्ली जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो शीला दीक्षित के द्वारा। किसके द्वारा? शीला दीक्षित। इसके द्वारा एक और पुस्तक है सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स। सिटीजन दिल्ली, सिटीजन, सिटीजन दिल्ली, सिटीजन दिल्ली माई लाइफ्स, माई लाइफ्स माई टाइम्स, माई टाइम्स, माई टाइम्स। ठीक है, तो सिटीजन दिल्ली माई लाइफ्स माई टाइम्स के लेखक और दिल्ली मेरी दिल्ली के लेखक कौन है? शीला दीक्षित है। शीला दीक्षित है। कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? देखिए 356 करता है। क्या करता है? 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो जो राज्य का शासन होता है वह सीधे राज्यपाल के हाथ में चल जाता है और राज्यपाल कंट्रोल करता है। राज्यपाल रिपोर्ट देते हैं किसको? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, 365 में यह वर्णन है कि कोई भी राज्य अगर सही से शासन नहीं चला रहा है तो केंद्र का यह शक्ति होगा कि वह अपने पावर हाथ में ले ले। ठीक है, अपने पावर हाथ में ले ले। 365 का आता है। 369 छोड़िए, 360 में जो है वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात जो कि हमारे भारत में अभी तक नहीं लगा है। वित्तीय आपात नहीं लगा है। ठीक है, 360। और एक होता है 352। तो 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। 352 में राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, राष्ट्रीय आपात। जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो 20 और 21 जो मौलिक अधिकार है उसको छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास है। ठीक है, 20-21 को छोड़ करके आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो कौन से मौलिक अधिकार वंचित रह जाते हैं? तो 20 और 21। ठीक है, 20 और 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो ये बीटी कॉटन को। किसको? बीटी कॉटन को। ठीक है, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन कहिए या बीटी कपास कहिए, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। बीटी कॉटन हो जाएगा। और बीटी कॉटन की शुरुआत हमारे भारत में अगर देखा जाए तो 2002 से 3 के बीच में हुआ था। 2002 से 3 के बीच में हुआ था। 2002 से 3 के बीच में। तो बीटी कॉटन की बात करते हैं तो भारत में 2002 से 2003 के बीच में ये अपना शुरू हुआ था बीटी कॉटन की। बीटी कॉटन एक तरह से कॉटन से हट करके है। ठीक है, इसमें जो है प्रतिरोधक क्षमता होती है लड़ने की बीटी कॉटन में। ठीक है, चलिए तो आज हमारा ये क्लास यहीं तक है। 325 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा और डिस्कशन जो था हमारा कैसा था, बेहतरीन था या नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कम क्वेश्चन होता है लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितना क्वेश्चन हम दिखाते हैं, बताते हैं, ये भी आप गौर कीजिएगा। ठीक है, खाली ये नहीं देख रहा है कि 25 क्वेश्चन करा रहे हैं। उस 25 क्वेश्चन में एक में 10-10 को रहता है, मतलब लगभग 200 क्वेश्चन हम कवर करवाते हैं अगर आप इसको मल्टीपल कीजिएगा तो। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल पर जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार रिपीट कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में रख सकते हैं पीडीएफ करके, है ना, और बार बार इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो देखिए, एक बार पीडीएफ देखिए, आराम से जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अगले दिन सुबह 6 बजे और ये वीडियो हमारा सुबह 6 बजे अपलोड होता है प्रतिदिन। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत।